हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 से जो जैव प्रक्रम चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हमने कुछ 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को और जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आए हैं उनसे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन स्वपोषी जीव का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा स्वपोषी जीव का उदाहरण? सबसे पहले स्वपोषी जीव कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम कौन से जीव कहते हैं? स्वपोषी जीव। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा उसका उदाहरण है? पौधे, नील हरित शैवाल, मनुष्य या फिर ए और बी दोनों, यानी कि पौधे और नील हरित शैवाल दोनों। आई होप आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से आता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। पौधे तो हैं ही, है ना, स्वपोषी जीव, क्योंकि वे अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नील हरित शैवाल जो है वे भी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की किरण की प्रेजेंस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो हम स्वपोषी पोषण में जानते हैं कौन सा प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाया जाता है, वो है प्रकाश संश्लेषण। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में इनमें से किन चीजों की आवश्यकता होती है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य की किरण या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सारे। तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य की किरण की प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो हमें ये चारों ही चीजें चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को सही विकल्प चुनकर पूरा करें। यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, तो इसको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, यहाँ पर है ग्लूकोज और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ हमें फिल करना है और आखिरी में फिर से 6H2O। तो इनमें से क्या होना चाहिए? 6H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि कितने ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 6। आपको ये सारा पूरा जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, ये बहुत जरूरी है, पूरी आपको याद होनी चाहिए। इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और जनन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता? तो अगर आपको टॉपिक्स याद हो, चैप्टर के 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड था। पोषण हमने पढ़ा है, उत्सर्जन पढ़ा है, श्वसन पढ़ा है और एक और पढ़ा है जिसे हम कहते हैं वहन, है ना। लेकिन हमने जनन को इस चैप्टर के अंतर्गत नहीं पढ़ा और यही है हमारा आंसर, जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनमें से किसके द्वारा होता है? यानी कि पौधे जो हैं उनमें गैसेस का आदान प्रदान, गैस में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, एक अंदर आती है एक बाहर छोड़ी जाती है, तो ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, रंध्र छिद्र, जाइलम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको शायद याद आ जाए कि रंध्र छिद्र जो है उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और ये है वो रंध्र छिद्र जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान किया जाता है पौधों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, ए और बी दोनों या फिर मृतपोषी?
तो स्वपोषी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। विषम पोषी वे होते हैं जो कि स्वपोषी पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। ए और बी दोनों यानी कि दोनों ही हैं, या फिर मृत पोषी, ऐसे जीव जो कि मृत चीजों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। तो मनुष्य इनमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषम पोषी के अंतर्गत आता है, जो कि पौधों पर निर्भर करता है या स्वपोषी जीवों पर निर्भर करता है अपने खाने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, लार एमिलेज इनमें से किसके पाचन में मदद करता है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है लार एमिलेज किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ये एंजाइम है एक तरीके का, ये इनमें से किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट अथवा स्टार्च या फिर विटामिन। तो हमें अच्छे से पता है कि लार जो है उसमें लार एमिलेज पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और कार्बोहाइड्रेट हमें आलू या फिर ब्रेड या फिर जो भी हम रोटी वगैरह खाते हैं उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इनमें से किन कोशिकाओं पर निर्भर करता है? अभी हमने देखा रंध्र छिद्र खुलते और बंद होते किस लिए हैं? गैस का आदान प्रदान करने के लिए। तो ये किन कोशिकाओं पर निर्भर करता है कि वो जो रंध्र छिद्र है वो बंद होगा या खुलेगा? सहायक कोशिका, एपिडर्मिस, फ्लोएम या फिर द्वार कोशिकाएं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ये रंध्र छिद्र है और इसका जो खुलना बंद होना निर्भर करता है वो किस पर करता है? ये जो बगल बगल में दो कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं, इन पर निर्भर करता है इसका खुलना और बंद होना। क्वेश्चन नंबर 9, जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो रंध्र छिद्र खुल जाती है, बंद हो जाती है या फिर उस पर कोई भी असर नहीं होता? तो देखिए अभी हमने डायग्राम देखा था, द्वार कोशिका कुछ इस तरह की नजर आती है। अगर ये फूली हुई होती है तो क्या होता है? रंध्र छिद्र खुला होता है। लेकिन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सिकुड़ी हुई है ना, फूली हुई नहीं है। तो ये जो है ये काफी हद तक बंद है। और जब ये पूरी तरह सिकुड़ जाती है तो जो हमारा रंध्र छिद्र है वो बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सिकुड़ने के लिए पूछा था तो आप क्या कहेंगे? बंद हो जाता है। अगर फूलने का पूछेंगे, फूलता कैसे है? इसमें पानी भर जाता है। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें जब पानी भर जाता है तो ये फूल जाती हैं और फूलने पर रंध्र छिद्र खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? यानी कि अमीबा, आप लोगों को डायग्राम अगर याद हो तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरीके का दिखता है कुछ। वो किसकी मदद से भोजन को ग्रहण करता है? तो ऑप्शन है सीलिया या फिर कूटपाद या फिर कशाभिका या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ ही रहा होगा, ये खाद्य कण है। इसमें कूटपाद या फिर इसे हम पादाप भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से ये इसने अपनी शेप चेंज कर ली और खाद्य रिक्तिका बना ली और इसने खाद्य कण को अपने शरीर के अंदर ले लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कूटपाद। याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आमाशय में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय यानी कि हम आम भाषा में इसे पेट कहते हैं। तो पेट में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमिलेज, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर ट्रिप्सिन। अब आप यहाँ पर दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, बी में और सी में, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आमाशय यानी कि पेट में पाई जाती हैं। पर यहाँ पर आप देखिए एंजाइम पूछा है आपसे सिर्फ। तो एंजाइम इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। लार एमिलेज हमें पता है मुंह में मिलता है ना। और जो ट्रिप्सिन है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 इसकी आएगी तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर मिलता है हमें। अभी के लिए हमारा आंसर जो है आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, प से पेट और प से पेप्सिन, है ना। लार तो मुंह में पाई जाती है, ये तो आपको पता है, तो उसी से लार एमिलेज। पेप्सिन जो है वो आमाशय में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आमाशय। आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि में इनमें से क्या स्रावित होता है, यानी कि इनमें से क्या निकलता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl,
श्लेष्मा या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी। तो आमाशय ये रहा, है ना। और आमाशय में प्रस्तुत जठर ग्रंथि जो कि इसके अंदर पाई जाती है, उसमें से ये तीनों ही चीजें, पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा जिसे हम अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं, ये तीनों ही पाई जाती हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, पेप्सिन एंजाइम इनमें से किसके पाचन में मदद करता है। अभी हमने देखा पेप्सिन कहाँ मिलता है, पेट में या आमाशय में, तो ये किसके पाचन में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट अथवा स्टार्च, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो देखिए इसको याद करने का भी बहुत इजी तरीका है। पेप्सिन है, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन और प से ही पेट, तो तीनों चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, जो कि चीज में पाया जाता है, मछली में, दूध में, बाकी पनीर, दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं उसमें पाया जाता है, नॉनवेज जितना भी खाना है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इनमें से किस हिस्से में शुरू होता है, यानी कि जो दिए गए हिस्से हैं, मुंह, आमाशय, क्षुद्रांत या फिर बृहदांत। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत और ये बड़ी आंत है। इनमें से किस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है ना, स्टार्ट होता है, वो पूछा गया है। तो हमें पता है कि मुंह से ही लार निकलती है और लार में लार एमाइलेज होता है, और उसी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का पाचन शुरू होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, मुंह। देख सकते हैं आप, इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन का पाचन इनमें से किस हिस्से में शुरू होता है, आमाशय, मुंह, क्षुद्रांत या फिर बृहदांत। तो हमें अभी पढ़ा था हमने कि आमाशय यानी कि जिसे हम पेट कहते हैं उसमें पेप्सिन होता है, और वहीं पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ना। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। ये जो एंजाइम्स हैं इसके नाम आपको इतनी आसानी से याद नहीं होंगे, आप अक्सर इनका नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं आम भाषा में, लेकिन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आमाशय, जहां पर पेप्सिन होता है और जो कि प्रोटीन के पाचन में। यहाँ पर शुरू होने का पूछा है, तो शुरुआत भी यहीं से होती है क्योंकि मुंह में तो प्रोटीन का कोई भी पाचन नहीं हो रहा है, सीधा आमाशय में आकर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव के क्षुद्रांत की लंबाई सबसे अधिक होगी, यानी कि छोटी आंत इनमें से किसकी सबसे लंबी होगी, शाकाहारी जीव की, मांसाहारी जीव की या फिर दोनों की बराबर होगी। तो शाकाहारी जीव वे होते हैं जो सिर्फ पौधे या फिर पौधे से बनी चीजें खाते हैं, मांसाहारी जीव वे होते हैं जो कि मांस मच्छी खाते हैं, और इन दोनों में सबसे लंबी क्षुद्रांत जो होगी वो शाकाहारी जीवों की होगी। क्यों, क्योंकि उसे सेल्यूलोज का पाचन करना होता है और उसका पाचन करना कठिन होता है, इसलिए लंबी क्षुद्रांत होगी। तो लंबा समय मिलेगा पाचन के लिए और उसके अवशोषण के लिए, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि हमने अभी सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, तो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।